गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम आपके समक्ष यूट्यूब वीडियो के माध्यम से उपस्थित हैं। आज हम भूगोल के कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक को लेना चाहते हैं जिसका संबंध भूगोल के परिभाषा के संदर्भ में कह लीजिए या मानव भूगोल के संदर्भ में कह लीजिए या एक विचारधारा के रूप में भूगोल में जो विभिन्न अवधारणाओं का समय के साथ विकास हुआ उनको हम भौगोलिक चिंतन की विषय वस्तु के रूप में भी आज के टॉपिक को शामिल कर सकते हैं। आज का जो टाइटल है वो है बेसिक थॉट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी को परिभाषित करते हैं या मैं ये कहूँ कि बिना मानव के भूगोल के अध्ययन का कोई औचित्य नहीं है या प्रकृति में किसी भी चीज का अध्ययन बिना मानव के संभव नहीं है। इसलिए एक व्यापक दृष्टिकोण से जब भूगोल को परिभाषित किया जाता है तो उसमें मानव और वातावरण चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, वो आर्थिक हो, उन सबको उसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो मानव और वातावरण के संबंधों का, अंतर संबंधों का यानी इंटर रिलेशनशिप का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम मानव भूगोल कह सकते हैं या एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के अंदर एक भूगोल की परिभाषा के रूप में भी उसको समाहित कर सकते हैं। बेसिक थॉट्स की जब हम बात करते हैं मानव और वातावरण के संबंधों में समय के साथ, तकनीकी विकास के साथ, अध्ययन के अंदर बढ़ते बौद्धिकता के साथ जो परिवर्तन हुआ और उन परिवर्तनों को समझने के लिए समय के साथ जो विभिन्न विद्वानों के विचार आए, उन सब को हम ह्यूमन ज्योग्राफी की जो बेसिक थॉट्स हैं उसके अंतर्गत शामिल करते हैं, जिसका उद्देश्य मानव और वातावरण के अंतर संबंधों में आए परिवर्तनों का और उन परिवर्तनों का विकास के साथ संबंध स्थापित कर अध्ययन करना ही एक ह्यूमन ज्योग्राफी का उद्देश्य भी रहा है। जब हम बेसिक थॉट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी में या हम उसको ज्योग्राफिकल थॉट या भौगोलिक चिंतन की जब हम बात करते हैं तो तीन तरह के दृष्टिकोण उभर के सामने आते हैं। एक जिसे हम निश्चयवाद कहते हैं, पर्यावरणवाद भी कहते हैं या पर्यावरण निश्चयवाद भी कहते हैं, जिसको हम डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। दूसरी जो अवधारणा है उसको हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं और तीसरी जो अवधारणा है उसको हम नियो डिटर्मिनिज्म, नियो एनवायरमेंटलिज्म के अंतर्गत हम उनको शामिल करते हैं या साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म भी कह सकते हैं नियो डिटर्मिनिज्म को। तो अध्ययन में इन मानव और वातावरण के संबंधों में जो परिवर्तन हुआ उसके क्रमिक अध्ययन को इन विभिन्न निश्चयवाद, संभववाद या नवनिश्चयवाद की जो अवधारणाएं हैं उनके आधार पर हम समझ सकते हैं। सबसे पहले जो मानव और वातावरण के संबंधों के संदर्भ में जो विचार दिया गया उसको हम निश्चयवाद या पर्यावरणवाद कहते हैं। और ये जो अवधारणा थी आदिम मानव कह लीजिए या जब मनुष्य के द्वारा तकनीकी विकास उस स्तर तक नहीं था जब वो पर्यावरण को अपने अनुकूल परिवर्तित कर सके, उन सब स्थितियों को हम नियतिवाद या पर्यावरणवाद या दृष्टिकोण के अंदर शामिल करते हैं, जिसमें मानव और वातावरण के संबंधों में मनुष्य को प्रकृति का एक कारक माना गया और उसको नियंत्रित करने का काम जो था वो प्रकृति के द्वारा किया जाता था। इसलिए इस अवधारणा के अनुसार प्रकृति सर्वशक्तिमान है और प्रकृति के द्वारा मनुष्य की समस्त गतिविधियां
संचालित होती हैं, चाहे वो आर्थिक गतिविधियां हों, उसकी सांस्कृतिक गतिविधियां हों, उनके आचार विचार हों, उन सब के ऊपर प्रकृति का प्रभुत्व होता है, प्रकृति के द्वारा उसका नियंत्रण होता है। अगर एक विषय के विकास के दृष्टिकोण से कहें तो 420 ईसा पूर्व हिप्पोक्रेटस ने जो विभिन्न स्थानों पे या अलग अलग जगह पे रहने वाले जो निवासी थे उनका एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया और उसमें प्रकृति का प्रभाव मानव के ऊपर किस तरह का पड़ता है उसके तुलनात्मक अध्ययन को हिप्पोक्रेटस के द्वारा स्पष्ट किया गया। उनका ये विचार था कि जो यूरोपियन जो लोग होते हैं वो आराम पसंद होते हैं, प्रकृति के का जो प्रभाव है उनके ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह के जो विचार थे हेरोडोटस के द्वारा दिया गया और उन्होंने कहा कि हिप्पोक्रेटस के विचारों को हम एक बार पुनः जस्टिफाई करेंगे कि आराम पसंद जो एशियाई जो लोग थे इनकी जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस थी वो बड़ी फेवरेबल थी, या हम ये कहें कि यहाँ ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के ज़्यादा होने के कारण ये लोग ज़्यादा आराम पसंद थे, नवाचारों के प्रति ये लोग उतने जागरूक नहीं थे, जबकि यूरोपियन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उतनी फेवरेबल नहीं थी जितनी एशियाई कंडीशन एशिया के देशों की थी। तो वो जो लोग थे अधिक मेहनती हुआ करते थे। इस तरह से दो विभिन्न एशिया और यूरोप के जो लोगों के ऊपर प्रकृति का जो प्रभाव है उसको हिप्पोक्रेटस के द्वारा स्पष्ट किया गया। इसी तरह के विचार हेरोडोटस के द्वारा दिया गया कि अनुकूल जहाँ ज्योग्राफिकल कंडीशंस फेवरेबल होती है वहाँ पे सिविलाइजेशन की जो प्रक्रियाएं थी ज़्यादा पूर्व में संपादित हुई। इसी तरह का उन्होंने जब अध्ययन प्रस्तुत किया हेरोडोटस के द्वारा तो उन्होंने मिस्र की जो सभ्यता थी उसका विकास का मुख्य जो कारण था उसमें वहाँ की तात्कालिक जो भौगोलिक अनुकूल परिस्थितियाँ थी उनको जिम्मेदार सिद्ध किया। इसी तरह के जो विचार थे वो थुसिडाइडस के द्वारा दिया गया। उन्होंने यूनानी सभ्यता का जो डेवलपमेंट हुआ उसके लिए वहाँ की ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस थी वो फेवरेबल रही। अरस्तु ने भी एक प्रकृति नियतिवादी विचार प्रस्तुत किए और उन्होंने कहा कि यूरोपियन निवासी जो होते हैं वो प्रकृति के कारण बहादुर होते हैं, लेकिन उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, बौद्धिक लेवल जो होता है, उनका जो टेक्निकल जो स्किल होती है वो कमज़ोर होती है, जबकि एशियाई जो लोग होते हैं वो ज़्यादा बौद्धिक होते हैं, अधिक स्किल्ड होते हैं, लेकिन उनके अंदर डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है या अपने आप पर जो विश्वास की जो प्रकृति है उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। नए जो चैलेंजेस होते हैं उसको लेने से एशियाई जो लोग होते हैं वो बचना चाहते हैं। इस तरह के जो विचार है अरस्तु के द्वारा दिए गए। इसी तरह के जो निश्चयवादी या पर्यावरणीय जो विचार थे वो मोंटेस्क्यू के द्वारा भी दिए गए और उन्होंने मनुष्य पर जो जलवायु व मिट्टी के प्रभाव की जो व्याख्या बड़े व्यापक रूप के अंदर प्रस्तुत की। अन्य जो डिटर्मिनिज्म जो सपोर्टर्स थे, जो विद्वान थे, उनमें हम स्ट्रैबो को शामिल कर सकते हैं, ओवेरेनियस को, कांट को। तत्कालिक जो यूनानी हो या रोमन हो या अरेबियन ज्योग्राफर्स हो, अधिकांश जो लोग थे वो नियतिवादी या पर्यावरणवादी जो दृष्टिकोण था उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। एक जो सबसे ज़्यादा जो एक चेंज कहें या भूगोल में एक आमूलचूल परिवर्तन की स्थिति जो पैदा हुई जिसने इस निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म की जो अवधारणा को और अधिक प्रबल बनाया, उसमें डार्विन के द्वारा 1859 के अंदर जो सिद्धांत दिया गया, जो उनकी बुक थी द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, या जिसके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो वनस्पति जो भी जीव जंतु हैं वो जलवायु के साथ जो अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं वो सर्वाइव करते हैं। यानी प्रकृति के अंदर समय के साथ परिवर्तन होता है और उन परिवर्तनों के साथ जो भी जीव जंतु सामंजस्य स्थापित करता है वही अपना जो अस्तित्व है उसको बचाकर रख पाता है। और इस तरह से एक निश्चयवादी या पर्यावरणिक जो दृष्टिकोण डार्विन ने दिया उसका तात्कालिक समय पर, चाहे वो रिटर हो, रेड जेल हो, इवन रेड जेल की सस्य कुमारी सैंपल हो, इनके मस्तिष्क के ऊपर जो प्रभाव था वो अत्यधिक पड़ा और एक निश्चयवादी जो अवधारणा थी उसको डार्विन के जो सिद्धांत थे उन्होंने प्रबल बनाया।
हैकल की बात करें तो उन्होंने जो जीव जंतु पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हैं, और उस अनुकूलन का ही परिणाम है कि जो हैकल थे, इन्होंने विश्व के अंदर जो विभिन्न जो प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जो आधुनिक जो क्लासिफिकेशन है, चाहे कॉकेसाइड हो, मंगोलाइड हो, तो उनके अंदर जो जलवायु के साथ सामंजस्य की स्थिति हमें देखने को मिलती है, चाहे वो निग्रोइड जो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं, या कोकोसाइड जो होते हैं, या मंगोलाइड्स जो होते हैं, वो एक तरह से टेम्परेट या जो शीत एरियाज के अंदर देखने को मिलती हैं। तो उन प्रजातीय विभिन्नताओं के लिए भी हैकल ने जो जलवायु है उसको महत्वपूर्ण माना। बकल ने भी इंग्लैंड के संदर्भ में द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड के अंदर इसी तरह के प्रकृतिवादी पर्यावरणवादी जो विचार थे उन्होंने प्रस्तुत किए। फ्रेडरिक लिपले का जो योगदान है, उनकी जो एक अवधारणा थी, एक सूत्र था, प्लेस वर्क एंड फोक, बहुत चर्चित रहा, जिसके अंदर मानव समाज पर प्राकृतिक जो शक्तियां होती हैं, एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स होते हैं, उसमें इन तीन कारकों को, जहां वो स्थान की बात करता है, प्लेस की बात करता है, उसको एनवायरमेंट से जोड़ता है, कार्य जो होते हैं उस एनवायरमेंट के हिसाब से ही संचालित होते हैं, और वहाँ एक जो सांस्कृतिक स्वरूप निकल के आता है, एक सामाजिक संगठन का जो निर्माण होता है, वो उस पर्यावरण के साथ सामंजस्य के साथ ही स्थापित होता है। इसीलिए इसको प्लेस वर्क और फोक की जो कॉन्सेप्ट थी वो फ्रेडरिक लेपले के द्वारा दी गई। डेमोलन की जब बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा कि समाज पर्यावरण की देन है, सोसाइटी इज फैसिनेटेड बाय एनवायरमेंट, यानी जो भी सामाजिक भूदृश्य या सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप जो हमें देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर जो प्रभाव था या उसके ऊपर जो नियंत्रण था या उस जगह के ऊपर जो भी स्वरूप हम देख पा रहे हैं, वो पर्यावरण के द्वारा ही नियंत्रित और निर्धारित होता है। अब कांट की हम बात करें तो कांट ने जब अपने विचार दिए तो उन्होंने तात्कालिक समय पे जो पर्यावरणीय प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए न्यू हॉलैंड के निवासियों का एग्जाम्पल दिया। वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी आंखें जो होती हैं आधी बंद होती हैं या आधी आंखें खुली होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मक्खियाँ होती हैं उनका इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि वो आँख में घुस ना जाए, इसलिए वो अपनी आंखों को आधी बंद रखते हैं। अगर उनको ऊपर देखना होता है तो वो नाड़ को पीछे करके ही उन चीज़ों को देख पाते हैं। तो वो तात्कालिक जो पर्यावरणीय जो प्रभाव है, वहाँ पर मक्खियों की जो संख्या की अत्यधिक संख्या है, वो वहाँ के जो जीवन है या उनकी जो जीवनचर्या है उसको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कांट ने पर्यावरणीय प्रभाव को मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप से जोड़ने का काम किया, और उन्होंने बताया कि जो उष्ण प्रदेश होते हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, वहाँ के जो निवासी होते हैं, वो अत्यधिक टेम्परेचर, अत्यधिक आर्द्रता या ह्यूमिडिटी के कारण अधिक सुस्त होते हैं, कायर होते हैं। और चूंकि एक आइसोलेशन या अत्यधिक वन वाले जो क्षेत्र होते हैं, उसके कारण ये लोग अंधविश्वासी भी होते हैं, और एक प्रतिरोध की जो क्षमताएं होती हैं वो उनमें काफ़ी कम होती है। यही कारण है कि जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं या एशिया के इस दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व के एशिया के लोगों के अंदर एक दास्ता की जो प्रवृत्ति है उभर के सामने आई। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की बात करें तो उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी कॉस्मोस, उसमें अपने इनिशियल लेवल पे ही जो सिविलाइजेशन जो शुरू हुआ उसके विकास पर जो मेडिटेरियन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं या ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं उनके प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया। और जो ग्रीक जो संस्कृति थी या आयोनियन जो सी के संपर्क में जो क्षेत्र रहे, इनको आयोनियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वहाँ पर इस पर्यावरणीय भौगोलिक अनुकूल स्थितियों का प्रभाव रहा जो उनके डेवलपमेंट के ऊपर हमें देखने को मिलता है। जो उन्होंने कहा, द एक्टिव लाइफ ऑफ द ग्रीक्स स्पेशली ऑफ द आयोनियन एंड द अर्लियर predilections for maritime expeditions found a rich field for its development in the remarkable configuration of the Mediterranean and its relative position to the ocean situated to the south and west। तो यही इन्होंने उस भौगोलिक जो स्थितियां थी उसको स्पष्ट करने का काम जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कॉस्मोस की जो पुस्तक है उसको समझाने की कोशिश की।
कार्ल रिटर की बात करें तो इनकी जो पुस्तक थी यूरोप इन जेरेंडल और अर्धकुंडे, तो इनमें भी उन्होंने पर्यावरणीय जो प्रभाव है उसको स्पष्ट करने का कार्य किया। 8वीं से 13वीं शताब्दी जिसके अंदर अरब विद्वानों ने भूगोल को अपने चरम पर लेके गए। तत्कालिक समय के अंदर जो यूरोपियन जो भौगोलिक जो विकास था वो काफ़ी अंधकार में चला गया था, जिसको हम डार्क एज भी कहते हैं। वहाँ विज्ञान का स्थान धर्म ने ले लिया और तात्कालिक जो एक तार्किक और बौद्धिक जो क्षमताएं थी उनको क्षीण कर दिया गया। और यहाँ अंधविश्वास और रूढ़िवादिताओं के जो प्रभाव थे यूरोप के अंदर जहाँ देखने को मिले, और तात्कालिक समय के अंदर जो अरबियन विद्वानों ने इस विज्ञान को तार्किकतावाद को समेट के रखा, उसके विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो विद्वान थे, अधिकांश जो अरेबियन विद्वान थे वो भी निश्चयवाद की अवधारणा के अंदर विश्वास करते थे। अल मसूदी जो एक महत्वपूर्ण निश्चयवादी या डिटर्मिनिस्ट था, उसने अधिक जल के जो निवासी होते हैं वो अधिक प्रसन्न होते हैं, विनोदी होते हैं। जो ड्राई एरियाज के निवासी होते हैं वो उनके चिड़चिड़ा उनका स्वभाव होता है। जो घुमक्कड़ जो लोग होते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। डिटर्मिनेशन जो होता है उनमें बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, शारीरिक योग्यता वाले होते हैं। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वभाव, निर्णय लेने की क्षमताओं या उनकी विभिन्न जो गतिविधियां होती हैं उनके ऊपर प्रभाव को स्पष्ट करने का काम करता है। तो अल मसूदी ने निश्चयवाद की जो अवधारणा थी उसको अधिक प्रबलता प्रदान की। रेडजेल की बात करें, जिनको हम मानव भूगोल के संस्थापक कहते हैं, उनकी जो पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसके लिए उनको जाना जाता है, तो उसके अंदर इसने पर्यावरणीय जो प्रभाव थे उनके ऊपर बल भी दिया और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो जनसंख्या का वितरण देखने को मिलता है उसको पर्यावरणीय प्रभाव से जोड़ने का काम किया। मनुष्य के रहन सहन, आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाओं, संस्कृति पर पर्यावरण प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया। इन्होंने जो सिमिलर लोकेशंस होते हैं उसको प्रकृति के उस प्रभाव को विभिन्न जो संस्कृतियां थी उनके विकास के स्तर का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का काम किया। उन्होंने कहा कि सिमिलर लोकेशंस लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, यानी एक सी जो स्थितियां होती हैं, लोकेशंस जो होती हैं, वो एक ही तरह का जो विकास होता है, एक सामाजिक दृष्टिकोण होता है, उसको स्पष्ट करने का काम करता है। और एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में इन्होंने ब्रिटिश जो आइलैंड्स थे और जापान का उदाहरण प्रस्तुत किया रेडजेल के द्वारा। और उन दोनों ही जो द्वीपीय जो देश थे उनके विकास के अंदर इनकी जो भौगोलिक जो समानता थी उसको उसके लिए जिम्मेदार माना। इन्होंने कहा कि मानव अपने पर्यावरण की उपज है और पर्यावरण प्राकृतिक शक्तियां मानव जीवन को ढालती हैं। मनुष्य तो केवल वातावरण की मांग के साथ ठीक समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है, उसके अनुसार अपनी योग्यता को बनाता है। यानी मनुष्य की जो भी गतिविधियां हैं वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होती हैं। इस तरह के विचार जो डिटर्मिनिज्म की जो अवधारणा को प्रबलता प्रदान करते हैं रेडजेल के द्वारा दिए गए। सैंपल जो कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी और जो कि रेडजेल की शिष्या थी, और इस निश्चयवादी अवधारणा को अमेरिकन में फैलाने का काम इन्होंने किया। और इनकी दो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें थी, अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जियोग्राफिक कंडीशंस और इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट महत्वपूर्ण रही, जिसमें इन्होंने इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर इस निश्चयवादी या पर्यावरणवादी जो विचार थे उनको प्रस्तुत किया। इन्होंने साफ कहा कि मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। दिस मीन्स नॉट मियरली दैट ही इज ए चाइल्ड ऑफ द अर्थ, डस्ट ऑफ हर डस्ट, but that the earth has mothered him, fed him, set him tasks, directed his thoughts, confronted him with the difficulties that have strengthened his body and shaped his weight, given him its problems of irrigation, navigation, and at the same time spurred hints for their solution. She has entered into his bone and tissues, into his mind and soul. यानी प्रकृति, मनुष्य जो है केवल प्रकृति का एक उत्पाद ही नहीं है, उसका एक धूल का कण ही नहीं है, बल्कि प्रकृति ने उसको एक माता के रूप में पाला है, उसका पोषण किया है और प्रकृति के द्वारा उसके सामने कुछ टास्क दिए हैं, डिफिकल्टीज दी हैं, साथ ही उसको उन समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी दिए हैं। और एक तरह से वो
प्रकृति जो है वो उसकी बोन्स के अंदर, उसके टिश्यूज के अंदर, उसके माइंड के अंदर, सोल के अंदर एक तरह से समाहित होती है, जिससे कि वो विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सके। इस तरह का जो डिटर्मिनिज्म को बढ़ाने का जो काम है कुमारी सैंपल के द्वारा दिया गया। सैंपल ने आगे ये भी कहा कि सी हैज एंटर्ड इनटू हिज बोन्स एंड टिश्यूज, into his mind and soul. On the mountain she has given him leg muscles of iron to climb the slope. Along the coast she has left his weak and flabby, but given him instead vigorous development of chest and arms to handle his paddle, or in river valleys she attaches him to fertile soil. यानी प्रकृति ने मनुष्य के ऊपर जो प्रभाव देखने को मिला, जिस तरह से उदाहरण देके जो कुमारी सैंपल समझाने की प्रयास करती है कि जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं उनके पैर बड़े मजबूत होते हैं, जबकि जो समुद्री क्षेत्रों के अंदर जो लोग रहते हैं जिनको नौकायन की जरूरत पड़ती है उनके पैर उतने मजबूत नहीं होते, लेकिन उनकी छाती, उनकी आर्म्स बहुत मजबूत होती है। और जहाँ मैदानी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे फर्टाइल जो लैंड है वो नेचर के द्वारा दी गई। यानी प्रकृति ने जहां समस्याएं मनुष्य के समक्ष रखी, लेकिन उन समस्याओं के साथ साथ उसको उन समस्याओं का सामना करने के लिए सक्षम भी बनाया है। इस तरह से एक निश्चयवादी जो सोच है जो कुमारी सैंपल के द्वारा रखी गई। वही बात है कि पर्वतीय लोगों को मजबूत पैर, समुद्री लोगों को मजबूत छाती व भुजाएं दी हैं, लेकिन यहाँ इनकी नेचर को भी कुमारी सैंपल ने स्पष्ट करने का प्रयास किया। जो पर्वतीय जो लोग होते हैं, क्योंकि वो आइसोलेशन में रहते हैं, विभिन्न समूह से उनका जो अटैचमेंट होता है कम होता है, तो ये दकियानुसी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव होता है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, जटिल नहीं होता, सरल स्वभाव के लोग होते हैं, क्योंकि इनको हर दिन विभिन्न साहसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये लोग जो है साहसी भी होते हैं। मैदानी जो लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो दशाएं होती हैं वो ज़्यादा अनुकूल होती हैं मानव के जीवन के विकास के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए, और इनमें एक दूसरे से जो अटैचमेंट की जो प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ये लोग एक्टिव होते हैं, संवेदनशील या सेंसिटिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन उतना साहस इसमें नहीं होता जितना पर्वतीयवासी के लोगों में होता है। भूमध्य सागरीय जो लोग होते हैं उनके संदर्भ में कुमारी सैंपल ने कहा कि उनमें उत्साह, प्रसन्नता, विनोदी, हंसमुखी जीवन में सरलता होती है, क्योंकि जो भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है ये एक टेम्परेट या समशीतोष्ण तरह की जलवायु होती है, जहाँ पर मॉडरेट तापमान होता है। यानी मनुष्य के मानसिक और शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से इस प्रकार की जो जलवायु होती है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जैसा कि आगे आने वाले समय के अंदर हंटिंगटन के द्वारा भी जलवायु को एक महत्वपूर्ण प्रकृति नियंत्रित कारक माना, और उसके लिए एक तरह से जो यूरोपियन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो मनुष्य के विकास के ज़्यादा अनुकूल रही। जैसा कि हंटिंगटन ने अपनी जो बुक थी द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में जलवायु को सबसे महत्वपूर्ण माना, और उसके मनुष्य के या जीव जंतु के प्रत्येक पक्ष को के ऊपर जो जलवायु के जो प्रभाव है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। और विभिन्न क्षेत्रों की जो सभ्यताएं थी जिनका विकास हुआ उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण या निर्धारक जो कारक था वो हंटिंगटन के द्वारा जलवायु को माना गया। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, निश्चयवाद की, तो जब मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक तरह से उन संबंधों में मनुष्य को एक निष्क्रिय एक एजेंट के रूप में माना गया है, जबकि मनुष्य जैसे जैसे उसके ज्ञान में, बौद्धिकता में, तकनीक में, दक्षता में वृद्धि होती है, वो प्रकृति के अंदर अपने को अनुकूलित स्थापित करने के लिए परिवर्तन भी करता है। इसलिए कहीं न कहीं निश्चयवादी जो अवधारणा थी वो एक वन वे सोच थी, और जिसमें प्रकृति के अलावा मनुष्य की भूमिका को नगण्य स्थापित किया गया। इसके जो सबसे जो आलोचक थे निश्चयवाद की अवधारणा के, चाहे वो टैथम हो, OH के स्पैट हो, रिचर्ड हार्टशॉन हो, उन्होंने अपने तर्कों के आधार पर स्पष्ट किया कि जहाँ तकनीकी या दक्षता का विकास होता है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति के अंदर परिवर्तन की जो स्थितियां हैं वह भी पैदा कर सकता है। जैसा कि टैथम ने कहा, एनवायरमेंट अनडाउटेडली इन्फ्लुएंसेस मैन, यानी वो मनुष्य को प्रभावित करता है, पर मैन इज ट्रांसेंडेंस इज एनवायरमेंट एंड द इंटरेक्शन इज सो इंट्रिकेट दैट इट इज डिफिकल्ट टू नो व्हेन वन इन्फ्लुएंस की सीजेस एंड द अदर बिगिंस। यानी यहाँ
ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से जो पर्यावरण है मनुष्य को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ स्थितियों में जो मनुष्य होता है उसके अंदर परिवर्तन भी कर सकता है, उसके साथ समायोजन कर सकता है। लेकिन ये पता करना कहाँ पे ये चीज़ शुरू हुई, कहाँ मनुष्य और पर्यावरण के मध्य की जो कड़ी है उसको स्पष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह के जो विचार थे OH के स्पेड के द्वारा दिया गया, एनवायरमेंट टेक बाई इट सेल्फ इट इज ए मीनिंगलेस फ्रेज, विदाउट मैन एनवायरमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी बिना मनुष्य के प्रकृति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए प्रकृति की भूमिका को नकार नहीं सकते। वह एक सक्रिय एजेंट के रूप में जो मनुष्य होता है वो काम करता है। तो उसको ये मानना कि मनुष्य की जो भूमिका नगण्य होती है, इसको भी स्पेट ने क्रिटिसाइज किया। रिचर्ड हार्टशॉन भी यही कहते हैं कि यह अवधारणा प्रकृति व मानव को अलग करती है। यानी हम जहां मानव और वातावरण के संबंधों की बात करते हैं या मनुष्य की भूमिका को अस्वीकार करते हुए प्रकृति को ही सर्वोपरि मानना एक दूसरे के संबंधों को ही एक तरह से अस्वीकार करने वाली बात होती है, जो कि भूगोल का एक मौलिक गुण है। और एक संगठित विज्ञान के रूप में ये जो अवधारणा, निश्चयवाद की जो अवधारणा है, वो भूगोल का विरोधी भी है। इस तरह से बहुत सारे जो सवाल हैं आपसे इन अवधारणाओं के संदर्भ में या मानव वातावरण के संबंधों को स्पष्ट करते हुए जो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म की अवधारणा को एक्सप्लेन कर किसी एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह के सवाल बहुत परीक्षाओं के अंदर आप लोगों से पूछे जाते हैं। आज के वीडियो के अंदर जो विभिन्न विद्वानों की जो पुस्तक थी उनका भी हमने यहाँ हवाला दिया है, और विभिन्न विद्वान को जो विचार थे उनको आपके समक्ष हमने रखने की कोशिश की है, जिससे कि आप ना केवल जो सब्जेक्टिव जो एग्जाम्स होती हैं वहाँ और ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स होती हैं जिसमें ज्योग्राफिकल थॉट या ह्यूमन ज्योग्राफी से जो सवाल पूछे जाते हैं, विभिन्न विद्वानों की पुस्तकों के नाम या उनके द्वारा जो विचार दिए गए, इस तरह के जो कोटेशन आप लोगों के समक्ष दी जाती है, उन सब चीज़ों को आज के वीडियो के हमने समाहित करने की कोशिश की है। आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आएंगे। आप एक बार 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 देखिए। कुछ क्वेरीज हो क्वेश्चन बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।